जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं आपका दोस्त शेख सलीम। और आज मैं फिर आपके लिए लेकर आ चुका हूं RPF कांस्टेबल 2025 एग्जाम के लिए GK GS की क्लास, जिसमें हम जो है तो 1000 प्लस यानी 1000 से ज़्यादा जो है तो हम यहाँ पर MCQ डिस्कस करने वाले हैं। और जो इसकी क्लास है ये 10वीं क्लास है। कौन सी 10वीं क्लास है? और ये जो वीडियो है डेली शाम को 7 बजे यहाँ पर पब्लिश होती है। शाम को 7 बजे यहाँ पर पब्लिश हो जाती है। और हम यहाँ पर क्वेश्चन जो है तो उसी लेवल के ले रहे हैं जो RPF कांस्टेबल है उसने पिछले सालों में पूछे हैं और ये आगे भी पूछ सकता है। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं जो RPF के हिसाब के हैं, यानी यहाँ से जो है तो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आती है आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा आपको कोई रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं जो RPF कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी आप ये वीडियो भेज दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं बिना किसी देरी के। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? तो भारतीय हिमालय से निकलती है, भारत में हिमालय से निकलती है कौन सी नदी है? तो अगर हम बात करें तो ये है कौन सी? तो ये है भारतीय हिमालय से निकलती है तो ये है यमुना नदी। कौन सी? यमुना नदी। अगर हम बात करें यमुना नदी तो ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर जो कि उत्तरांचल के कहाँ पर? उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पर? उत्तराखंड यानी यूके उत्तराखंड में ये पड़ता है। अगर हम बात करें यमुना नदी की आगे तो यमुना जो है तो ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। जो गंगा नदी है तो गंगा नदी की सहायक नदी है यमुना नदी, और ये सबसे लंबी सहायक नदी है। अगर हम बात करें यमुना नदी की तो यमुना नदी को कालिंदी भी कहा जाता है। क्या? कालिंदी भी इस नदी को कहा जाता है। और जो यमुना नदी है तो यमुना नदी जो है ये प्रयागराज में, कहाँ पर? प्रयागराज में आकर मिल जाती है किससे? गंगा नदी से। गंगा नदी प्लस यमुना ये कहाँ पर मिलती हैं? ये मिलती हैं प्रयागराज में, जहाँ पर संगम बनता है और जहाँ पर अभी के टाइम पर महाकुंभ भी लगा हुआ है, आप सभी को पता होगा। इसके अलावा जो यमुना नदी है तो यमुना नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी जो सीधे समुद्र में नहीं बहती, समुद्र में नहीं बहती, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हैं, बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, लंबी लंबी नदियाँ जो सीधे समुद्र में गिरती हैं। लेकिन जो यमुना नदी है ये एक ऐसी नदी है जो सीधे समुद्र में नहीं बहती और भारत की सबसे लंबी नदी है इस मामले में। ठीक है, तो ये याद रखेंगे इस मामले में, नहीं तो आप कहेंगे भारत की सबसे लंबी नदी, क्योंकि भारत की सबसे लंबी नदी जो है तो ये गंगा नदी है, लेकिन समुद्र में डायरेक्ट ना मिलने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है यमुना नदी। फिर हम बात करते हैं कोसी नदी। तो ये कोसी नदी जो है तो हिमालय से निकलती है। कहाँ से? हिमालय पर्वत से निकलती है। हिमालय पर्वत कहाँ से? नेपाल से ये निकलती है। कहाँ से? नेपाल से ये निकलती है। और कोसी नदी जिसको बिहार का शोक कहा जाता है। क्या? बिहार का शोक। बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि इसके कारण ही बिहार में बाढ़ आती है, इसलिए इसको सौरो ऑफ बिहार यानी बिहार का शोक कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं गंडक नदी। तो गंडक नदी जिसको गंडकी नदी या नारायणी, गंडकी और नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। और जो ये गंडक नदी है तो कहाँ से ये निकलती है? नुबाइन हिमाल ग्लेशियर से। नुबाइन हिमाल ग्लेशियर जो कि कहाँ पर स्थित है? जो नुबाइन हिमाल ग्लेशियर है ये कहाँ पर? ये नेपाल में स्थित है। और गंडक नदी जो है तो यहीं से निकलती है। फिर हम बात करते हैं घाघरा नदी। तो जो घाघरा नदी है तो ये कहाँ से निकलती है? तो ये दक्षिणी तिब्बत में जो स्थित है हिमालय, दक्षिणी तिब्बत का जो हिमालय है यहाँ से ये नदी जो है ये निकलती है, घाघरा नदी। और जो घाघरा नदी है ये गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है, सहायक नदी है। और ये यमुना, कोसी, गंडक और घाघरा ये सारी की सारी जो है गंगा की सहायक नदी है। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर लेंगे और जैसे ही वीडियो ख़त्म होती है तो उसके बाद एक बार आप इसका रिकेप जरूर करेंगे, यानी रिवीजन आप एक बार करेंगे। तो नेक्स्ट है निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने 1943 में एक महिला रेजिमेंट का गठन किया था? किसने किया था? लक्ष्मी स्वामीनाथन, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या किसी ने नहीं? तो जो 1943 में एक महिला रेजिमेंट का जो है तो ये गठन हुआ था, तो ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था भारतीय राष्ट्रीय आर्मी थी, इंडियन नेशनल आर्मी में। कहाँ पर? जिसको हम क्या कहते हैं? आज़ाद हिंद फौज भी कहते हैं इसको, आज़ाद हिंद
फौज इसको भी कहा जाता है। इसी फौज में जो है तो ये महिला रेजिमेंट का जो है ये गठन हुआ था। और इस रेजिमेंट का नाम क्या था? तो इस रेजिमेंट का नाम था झांसी की रानी। ठीक है, झांसी की रानी रेजिमेंट इसका नाम था। क्या? झांसी की रानी रेजिमेंट इसका नाम था। और ये आज़ाद हिंद फौज की एक रेजिमेंट थी जिसमें महिलाएं थी। और ये 1943 में किसने गठन किया था इसका? तो इसका गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, जो उनको हम क्या कहते हैं? इनको हम नेताजी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? नेताजी। और जो सुभाष चंद्र बोस ये कांग्रेस के नेता भी रह चुके हैं। इसके अलावा इन्होंने 1938 और 1939 का जो अधिवेशन हुआ था आईएनसी का, 1938 का हरिपुरा सेशन और 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरी सेशन। यहाँ पर जो है ये अध्यक्ष रहे थे कौन? नेताजी सुभाष चंद्र दोबारा अध्यक्ष बने थे। और 1939 में ये अध्यक्ष चुनेगा। उसके बाद जो है तो इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। और उसके बाद ही इन्होंने 1939 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद। इसके अलावा जो सुभाष चंद्र बोस हैं, इन्होंने जो IN यानी इंडियन नेशनल आर्मी था, इसको पुनर्गठित किया था। पुनर्गठित किसने किया? पुनर्गठित किया था आज़ाद हिंद फौज को। जो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आज़ाद हिंद फौज जो थी इसकी स्थापना की थी कैप्टन मोहन सिंह ने। लेकिन इसको जो पुनर्गठित किया था, पुनर्गठित किसने किया था? ये किया था सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में। और INA का जो मुख्यालय था ये कहाँ पर था? इसका जो मुख्यालय था तो ये था सिंगापुर में। कहाँ पर? सिंगापुर में। फिर हम बात करते हैं महात्मा गांधी की। तो महात्मा गांधी जो है, इसके अलावा जो सुभाष चंद्र बोस है, ठीक है, इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया। कौन सा? दिल्ली चलो का नारा दिया। इसके अलावा तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, आज़ादी दूंगा, ये नारा भी दिया था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। फिर हम बात करते हैं महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जिनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। जो महात्मा गांधी है, तो गांधी जी को महात्मा कहा गया। क्या? महात्मा। तो इनको जो महात्मा कहा, तो इसको जो महात्मा कहा था तो ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है इनको महात्मा कहा था। इसके अलावा इनको बापू भी कहा गया। तो बापू कहा था इनको राजकुमार शुक्ला ने। किसने? राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला ने जो है इनको बाबू कहा था। इसके अलावा इनको राष्ट्रपिता भी कहा गया, राष्ट्रपिता। तो इनको राष्ट्रपिता किसने कहा? तो राष्ट्रपिता कहा था इनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। इसके अलावा इनको अर्धनग्न फकीर भी कहा गया, यानी हाफ नेकेड बेगर, जिसको अर्धनग्न फकीर कहते हैं। अर्धनग्न फकीर। तो अर्धनग्न फकीर इनको किसने कहा? तो ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने। विंस्टन चर्चिल ने जो है इनको अर्धनग्न फकीर कहा था। इसके अलावा इनको साबरमती का संत भी कहा जाता है। साबरमती का संत। क्या? साबरमती का संत भी कहा जाता है महात्मा गांधी को। इसके आगे हम बात करते हैं महात्मा गांधी के बारे में। यहाँ पर हम पूरी बात करते हैं महात्मा गांधी के बारे में। रुक जाइए, हाँ चलिए। तो जो महात्मा गांधी थे, तो महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। ये भारत कहाँ से लौटे थे? जो भारत लौटे थे ये साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे महात्मा गांधी। और जो महात्मा गांधी के, तो महात्मा गांधी की कुछ जो आंदोलन है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनके आंदोलन है चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। फिर इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1918 में। और फिर इसके अलावा इन्होंने एक और सत्याग्रह हुआ था। इनका सत्याग्रह हुआ था ये रॉलेट सत्याग्रह। क्या? रॉलेट सत्याग्रह। तो जो रॉलेट सत्याग्रह हुआ था तो ये कब हुआ था? ये 1919 में हुआ था। 2 मिनट रुक जाइए, दरवाजे खुल गए थोड़ी। चलिए, तो जो रॉलेट सत्याग्रह है ये कब हुआ था? तो ये 1919 में हुआ था। इसके अलावा इन्होंने असहयोग आंदोलन भी चलाया। असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन ये हुआ था ये कब? तो ये 1920 में हुआ था। और जो एक और था इनका आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन। और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था ये हुआ था कब? 1930 में।
फिर भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, और जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ये कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। इसके अलावा जो महात्मा गांधी है इन्होंने करो या मरो का नारा दिया, करो या मरो यानी डू और डाई का नारा दिया था महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय। फिर हम बात करते हैं तो इनकी जो कुछ पत्रिका हैं जैसे है नवजीवन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, हरिजन, ये सारी पत्रिकाएं किसकी? महात्मा गांधी की। इसके अलावा इनकी कुछ किताबें भी हैं, जैसे किताबें माय एक्सपेरिमेंट्स है, विद ट्रुथ, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ये किताब लिखी। इसके अलावा गोखले, माय पॉलिटिकल गुरु, और इसके अलावा हिंद स्वराज, ये सारी किताबें हैं किसकी? महात्मा गांधी की। तो ये था थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन महात्मा गांधी के बारे में। तो मैंने छोटा बहुत बताया, बाकी महात्मा गांधी के बारे में बताने को बहुत कुछ है। कभी हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो हम महात्मा गांधी के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो ये थी इनके बारे में, तो आप इन सारी चीज़ों को नोट कर लेंगे, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आप नोट कर लेंगे, जो चीज़ मैंने आपको बताई यहाँ से लेकर आप ये सारी चीज़ें इनको नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है? तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर पूछा गया है कोलेरी बेट्टा, अनाईमुड़ी, महेंद्रगिरी या डोडा बेट्टा। तो जो पूर्वी घाट है, तो पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर है ये है कौन सा? ये है महेंद्रगिरी। और जो महेंद्रगिरी है ये कहाँ पर? ये ओडिशा में स्थित है। कहाँ पर? ओडिशा में स्थित है महेंद्रगिरी, और ये पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। फिर हम बात करते हैं अनाईमुड़ी। तो अनाईमुड़ी जो है तो ये दक्षिण भारत एंड प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिण भारत, प्रायद्वीपीय भारत एंड पश्चिमी घाट का, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? ये है अनाईमुड़ी। और जो अनाईमुड़ी है ये कहाँ पर स्थित है? जो अनाईमुड़ी है ये कहाँ पर? ये केरल में। कहाँ पर? केरल में स्थित है। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी, और इसके अलावा पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। फिर हम बात करते हैं डोडा बेट्टा। तो डोडा बेट्टा जो कि कहाँ पर? ये तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। और जो डोडा बेट्टा है तो ये नीलगिरी पर्वत की, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? डोडा बेट्टा। जो डोडा बेट्टा ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। और नीलगिरी जब जहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं जो वहाँ पर जो है तो ये नीलगिरी पर्वत बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का वह कौन सा रूप है जो साइकिल चलाते समय उपस्थित नहीं होता? तो ऊर्जा का कौन सा रूप है जो साइकिल चलाते समय नहीं उपस्थित होता? तो बहुत ईजी है। तो रासायनिक ऊर्जा तो जो है तो ये जब साइकिल चलाते तो उस समय पर ये प्राप्त यानी उस समय पर ये उपस्थित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया था? समानता, स्वतंत्रता, न्याय और समाजवादी। तो देखिए जो 42वां संशोधन अधिनियम हुआ था जो कि 1976 में हुआ था, 42वें संशोधन अधिनियम के तहत जो है तो कुछ वर्ड जोड़े गए थे प्रस्तावना में। और जो 42वां संशोधन अधिनियम था इसके तहत जो है तो प्रस्तावना में पहली बार संशोधन हुआ। कब पहली बार संशोधन हुआ? और अभी तक इसके बाद कभी भी प्रस्तावना में संशोधन नहीं हुआ है। अगर हम बात करें प्रस्तावना में तो कौन से वर्ड जोड़े गए थे? तो 42वें संशोधन अधिनियम के तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? ये जोड़े गए थे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एंड अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। कब? ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में, और प्रस्तावना में पहली बार और अभी तक आखिरी बार संशोधन हुआ था। उसके बाद कभी भी प्रस्तावना में संशोधन नहीं हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा समाजवादी। तो 42वें संशोधन अधिनियम के तहत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता ये 3 शब्द जोड़े गए थे। इसके अलावा जो 42वां संशोधन अधिनियम था इसके तहत 10 मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए थे। 10 मौलिक
कर्तव्य, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। इसके लिए जो है तो एक नया भाग बना था, भाग 4A बना, और इसके अलावा अनुच्छेद 51A बना, जिसमें हमारे मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं। और जो संशोधन अधिनियम था 42 को जो है तो लघु संविधान भी कहा जाता था। क्या? लघु संविधान। 42वें संशोधन अधिनियम को लघु संविधान एंड इंदिरा का संविधान भी कहा जाता था। इंदिरा का संविधान भी इसको कहा जाता था। तो ये सारी चीज़ें जो को भी आप जो है ये नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दूसरी जैन संगति कहाँ आयोजित की गई थी? तो दूसरी जैन संगति कहाँ आयोजित की गई थी? तो देखिए जो जैन संगतियाँ हैं, जैसे बौद्ध संगतियाँ हुई, इसी तरह 3 जैन संगतियाँ हुई। कितनी? 3 जैन संगतियाँ हुई है। कहाँ कहाँ हुई है? तो देखिए पहले उनको जान लेते हैं। पहली वाली अगर हम बात करें, फर्स्ट जो पहली बौद्ध संगति हुई थी कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी पाटलिपुत्र में। कहाँ पर? पाटलिपुत्र बिहार में जो है ये बौद्ध जैन संगति हुई थी, और इसमें जो है अध्यक्षता की थी। तो इसका पूछ जाता है कि इसमें अध्यक्षता किसने की? तो इसकी जो अध्यक्षता की थी स्थूल बाहु ने। किसने? स्थूल बाहु या स्थूल भद्र भी कहा जाता है। इसने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। और जो फर्स्ट जैन संगति हुई थी, इसी संगति में जो जैन धर्म है ये श्वेतांबर एंड दिगंबर, श्वेतांबर एंड दिगंबर जो है तो इन 2 हिस्सों में ये टूट गया था। एक बना था श्वेतांबर, एक था दिगंबर। पहली बौद्ध संगति में जो कि पाटलिपुत्र बिहार में हुई थी, और इसके जो अध्यक्ष थे ये कौन थे? ये थे स्थूल बाहु, जिनको स्थूल भद्र भी कहते हैं। फिर हम बात करते हैं सेकंड जो जैन संगति हुई थी। तो सेकंड जैन संगति जो है तो ये कहाँ पर? ये 2 स्थानों पर हुई थी। कहाँ पर? 2 स्थानों में हुई थी। कहाँ पर? 2 स्थानों पर हुई थी। एक जगह हुई थी, एक कहाँ पर? एक हुई थी मथुरा उत्तर प्रदेश में, और जो दूसरी यहीं पर हुई थी। ठीक है, तो 2 एक साथ हुई थी। और जो हुई थी तो हुई थी बल्लवी गुजरात में। तो 2 जगहों पर जो दूसरी बौद्ध जैन संगति है ये 2 स्थानों पर हुई थी एक साथ। और जो उत्तर प्रदेश में हुई थी तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी स्कंदला ने। किसने? स्कंदला ने। और इसकी जो अध्यक्षता की थी बल्लवी में, तो इसकी अध्यक्षता की थी नागार्जुन ने। किसने? नागार्जुन ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। फिर इसके बाद एक और बौद्ध संगति हुई, थर्ड वाली। कौन सी? थर्ड बौद्ध संगति। तो थर्ड बौद्ध संगति जो है जो कहाँ पर? ये भी बल्लवी गुजरात में हुई थी। कहाँ पर? बल्लवी गुजरात में हुई थी ये वाली भी बौद्ध जैन संगति, तीसरी वाली। और इसको जो है जो तीसरी जैन संगति थी इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको द्वितीय, इसको बल्लवी परिषद द्वितीय के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इससे जो अध्यक्षता हुई थी तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तीसरी जैन संगति की। तो इसकी जो अध्यक्षता की थी एक की थी देवर्धि गणी श्रमण ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। तो अब यहाँ पर देखते हैं तो दूसरी जैन संगति कहाँ आयोजित हुई थी? तो देखिए ये है दूसरी जैन संगति, और जो दूसरी जैन संगति 2 जगहों पर हुई थी, मथुरा और बल्लवी में। लेकिन यहाँ पर मथुरा ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पर? बल्लवी गुजरात में हुई थी। तो ये है इसके बारे में। तो इन चीज़ों को भी आप लिख लेंगे और नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये कब लागू किया गया था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है ये 1986 में लागू किया गया था। कब? 1986 में। और इसको पूरे भारत में लागू किया गया था एक साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बाट्रॉस शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? तो जो अल्बाट्रॉस शब्द है ये किस खेल में उपयोग होता है? तो इसका जो शब्द उपयोग होता है तो ये होता है कहाँ पर? ये गोल्फ में होता है। कहाँ पर? गोल्फ में ये यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिन तेंदुलकर ने अपने डैश मैच में अपना पहला 1 दिवसीय शतक लगाया था। तो यहाँ पर 1 दिवसीय, इन चीज़ों को याद रखेंगे कि 1 दिवसीय शतक या फिर टेस्ट शतक किसके बारे में पूछा, ये भी आपको याद करना है। क्योंकि जो इनका पहला 1 दिवसीय यानी ODI 1 डे इंटरनेशनल में जो है इन्होंने अपना पहला शतक कब लगाया था? तो जो इन्होंने पहला शतक लगाया था सचिन तेंदुलकर ने, तो ये जो है तो इन्होंने लगाया था 9 सितंबर 1994 को लगाया था। कब? 9 सितंबर 1994 को लगाया था। किसके खिलाफ? ये लगाया था इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और इसमें जो है तो इन्होंने 110 रन बनाए थे और मैन ऑफ द मैच बने थे। क्या?
मैन ऑफ द मैच, MOM यानी मैन ऑफ द मैच ये बने थे इस मैच में। और ये जो है तो इनका 79वां, ठीक है, 79th है इनका वनडे इंटरनेशनल था जिसमें इन्होंने पहला शतक लगाया था अपना, ठीक है। और जो सचिन तेंदुलकर है तो सचिन तेंदुलकर की अगर हम बात करें तो ये 100 शतक, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 शतक लगाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं, 100 शतक लगाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर जिनको गॉड ऑफ क्रिकेट यानी क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। इसके अलावा इनको मास्टर ब्लास्टर भी कहा जाता है, मास्टर ब्लास्टर भी इनको कहा जाता है सचिन तेंदुलकर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, किस ग्रह को आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल ग्रह कहा जाता है? तो कौन सा ग्रह जहां पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता ज़्यादा अधिक मात्रा है इसलिए इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है? तो ये जो है तो ये कौन सा, तो ये है मंगल ग्रह। कौन सा? मंगल ग्रह, जिसको जो है तो ये लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, लाल ग्रह। अगर हम बात करें फिर इसके बाद, ठीक है, इसको लाल ग्रह कहा जाता है मंगल ग्रह को। फिर हम बात करते हैं बृहस्पति की। तो जो बृहस्पति है तो ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। कौन सा सबसे बड़ा ग्रह था? सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। और जो है तो ये सूर्य से 5वें नंबर पर आता है। कौन से? सूर्य से 5वें नंबर पर आता है। और जो मंगल है, मंगल के बारे में एक चीज़ बता दूँ, इसको लाल ग्रह कहा जाता है। इसके अलावा 2 इसके जो उपग्रह हैं ये पूछे जाते हैं। इसके उपग्रह हैं फोबोस एंड डीमोस। फोबोस और डीमोस जो है इसके 2 उपग्रह हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं शनि। तो शनि जो है तो दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है ये, ठीक है, हमारे सौरमंडल का। फिर इसके बाद शुक्र की बात करते हैं तो इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन, क्या? पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। और जो सूर्य से ये दूसरे नंबर पर आता है। कौन से? 2nd नंबर पर आता है। इसके अलावा इसको जो है तो सांझ का तारा भी कहा जाता है, सांझ यानी शाम का तारा, सांझ या शाम का तारा भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा इसको सुबह का तारा भी कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार, सुबह का तारा भी इसको कहा जाता है। ये सबसे गर्म ग्रह है शुक्र, सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म एंड सबसे चमकीला ग्रह भी है, सबसे चमकीला ग्रह भी है। कौन? ये है शुक्र, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को भी आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी का अधिग्रहण किस वर्ष किया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो इसने बंगाल की दीवानी का अधिग्रहण किस वर्ष किया था? तो ये हुआ था कब? ये हुआ था 1765 में। कब? 1765 में। और क्यों हुआ था? क्योंकि 1764 में एक युद्ध हुआ था जिसको कहते हैं बक्सर का युद्ध। क्या? बक्सर का युद्ध। और इस बक्सर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी तरफ से थे हेक्टर मुनरो। कौन? हेक्टर मुनरो, ठीक है, इसमें लड़ रहे थे। और इसके अलावा रुक जाइए 2 मिनट, इसमें हेक्टर मुनरो नहीं थे, ठीक है, मुझे इनका नाम याद नहीं आ रहा तो हम इसको नाम को अभी स्किप करते हैं, जब याद आ जाएगा। तो जो हेक्टर मुनरो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी था। और ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस किस किस के बीच में ये युद्ध हुआ था? तो हुआ था मीर कासिम जो कि अवध के नवाब थे। फिर शुजाउद्दौला जो कि अवध के नवाब थे। इसके अलावा शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल बादशाह थे, इनके बीच में ये युद्ध हुआ था। और इसमें जो है तो ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी। और जो मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम की जो अलायंस थी ये इसमें हार गई थी। और इसी के बाद जो है तो इलाहाबाद की संधि भी हुई थी। और इसी के बाद जो है तो इन्होंने जो सॉरी 2 मिनट रुक जाइएगा। चलिए, तो जो शुजाउद्दौला, ठीक है, ये सब हार गए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसमें जीत गई थी। फिर इसी के बाद बंगाल की दीवानी का अधिग्रहण कर लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका को डैश द्वारा विभाजित किया गया? तो भारत और श्रीलंका को किसके द्वारा विभाजित किया गया? तो किया गया पाक जल डमरू मध्य जो है तो इन दोनों को विभाजित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग
4A द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए। तो भारतीय संविधान के जो भाग 4 है तो इसमें कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो अधिकार प्रदान किए गए हैं 11 मौलिक कर्तव्य जो है तो ये हमें प्रदान किए गए हैं। और जो मौलिक कर्तव्य है इनका कॉन्सेप्ट विचार कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है रूस से, यानी सोवियत संघ रूस से ये लिया गया है। और जो मौलिक अधिक कर्तव्य है हमारे तो ये जो है तो अनुच्छेद 51A में, कहाँ पर अनुच्छेद 51A में जो है तो ये दिए हैं भाग 4A में, कहाँ पर भाग 4A में जो है ये मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। और 51A में, अनुच्छेद 51A में हमें 11 मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। 10 मौलिक कर्तव्य थी तो ये 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य था, कौन सा 11वां मौलिक कर्तव्य, ये कब, तो ये 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था संविधान में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैकमोहन लाइन एक ऐसी रेखा है जो चीन और किस भारतीय राज्य को अलग करती है। तो मैकमोहन लाइन जो कि भारत और चीन के बीच है एक रेखा है, सीमा है। तो ये किस किस के बीच में है, तो ये चीन और किस भारतीय राज्य, तो ये अरुणाचल प्रदेश को अलग करती है। किसके, भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना तो मैंने सारी की सारी पंचवर्षीय योजना आपको बता चुका हूँ कई बार, लेकिन आज मैं नहीं बताने वाला हूँ। तो जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है ये 1956 से 61 चली थी। और पहली वाली कब हुई थी, तो पहली वाली पंचवर्षीय योजना जो है तो 1951 से 56 चली थी। दूसरी 1956 से 61, तीसरी फिर 1961 से लेकर 66 तक, फिर चौथी 69 से लेकर 74 तक, पाँचवीं 74 से 78 तक, फिर जो छठवीं थी तो ये 80 से 85, सातवीं 85 से 90, आठवीं 92 से 97, नौवीं 97 से 2002 तक, और जो 10वीं थी ये 2002 से 7 तक, फिर 11वीं 2002 से लेकर 2007 तक, 2007 से 12 तक 11वीं वाली। और जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी ये 2012 से 17 तक चली, और टोटल 12 पंचवर्षीय योजना ही चली। और जो पंचवर्षीय योजनाओं का जो कॉन्सेप्ट है ये विचार तो ये कहाँ से, ये भी रूस से लिया गया था। कहाँ से, रूस, सोवियत संघ से पंचवर्षीय योजनाओं का जो है विचार लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत किसे माना जाता है। तो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है अहिंसा। क्या, अहिंसा जो है तो इनका सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। इसके अलावा इनके सत्य, अस्तेय, अपरिग्रहण और जो ब्रह्मचर्य हैं ये इसके भी मूल सिद्धांत है। ठीक है, कर्म के अलावा सत्य, ठीक है, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रहण और ब्रह्मचर्य, ये 4 और कॉन्सेप्ट है इनके सिद्धांत, मूल सिद्धांत, प्रिंसिपल है। और अहिंसा 5वां। ठीक है, तो ये सारे 5 इनके मैंने बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध को दर्शाता है। जो गति का पहला समीकरण है ये किसके बीच संबंध को दर्शाता है, तो ये वेग और समय के बीच समीकरण को, संबंध को जो है तो ये दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है। तो मुंशी प्रेमचंद तो इन्होंने कौन सी किताब नहीं लिखी है, गबन इन्होंने ही लिखी है, गोदान इन्होंने ही लिखी है, द गाइड इन्होंने नहीं लिखी, मानसरोवर इन्होंने ही लिखी। तो जो द गाइड है तो ये लिखी है R.K. नारायण ने। किसने, R.K. नारायण ने जो है ये द गाइड पुस्तक लिखी है। और जो मुंशी प्रेमचंद ने इन्होंने गोदान, गबन, ठीक है, इसके अलावा मानसरोवर, इसके अलावा इन्होंने ईदगाह भी लिखी जिसमें हामिद का चिमटा आपको याद होगा, आपने 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ा होगा। इन्होंने ईदगाह भी लिखी है। फिर इसके अलावा इन्होंने रंगभूमि, कर्मभूमि, ये सारी किताबें भी लिखी। किसने, मुंशी प्रेमचंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल्लेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो जो कोल्लेरू झील है ये एक मीठे पानी की झील है। कौन से, मीठे पानी की झील है कोल्लेरू झील। और कोल्लेरू झील किस राज्य में, तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में स्थित है कोल्लेरू झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है। तो कौन सा अनुच्छेद है जो समान नागरिक संहिता, ठीक है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है तो ये दर्शाता है, तो ये परिभाषित करता है, ये करता है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 जो है तो ये राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत का ही हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष का कारण क्या है। तो दूरदृष्टि दोष किस कारण से होता है, अभिनेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता या फिर नेत्र गोलक का प्रसार, अभिनेत्र लेंस की फोकल लंबाई का बहुत लंबा होना, या कोई विकल्प सही नहीं है। तो जो दूरदृष्टि दोष है तो इसका कारण क्या है, तो इसका जो कारण है अभिनेत्र लेंस की फोकल लंबाई का बहुत लंबा होना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी के जन्मदिन के साथ मेल खाता है? सैयद अब्दुल रहीम, कपिल देव, ध्यानचंद या मिल्खा सिंह। तो राष्ट्रीय खेल दिवस, अब ये आप इसका आंसर करेंगे कि जो राष्ट्रीय खेल दिवस है ये किस तारीख को मनाया जाता है। ठीक है, डेट आपको बताना है कि कब मनाया जाता है और ये किस के जन्मदिन के साथ मेल खाता है। तो ये जो मेजर ध्यानचंद थी, कौन? मेजर ध्यानचंद, जो कि जो हमारी भारतीय हॉकी टीम है इसके पूर्व कप्तान भी थे, खिलाड़ी भी थे। इसी में जो है तो इसी के कारण उनको जो है तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। जो ध्यानचंद थे हॉकी के विजार्ड यानी विजार्ड ऑफ हॉकी, हॉकी का जादूगर इनको कहा जाता था और इन्हीं की याद में जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अब आपको आंसर देना है कि राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। कपिल देव की बात करें तो ये क्रिकेट से संबंधित है। जब हमने भारत में पहली बार 1983 में वर्ल्ड कप जीता था तो उस टाइम पर ये कप्तान थे। फिर मिल्खा सिंह, तो जो कि एक तेज दौड़ के धावक थे, ठीक है, स्प्रिंटर थे मिल्खा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है? तो उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित ये है अनुच्छेद 18। तो यहाँ पर जो है तो एक चीज़ मैं बताऊंगा कि अगर कोई भी अनुच्छेद आपको पढ़ना हो पॉलिटी में, तो पॉलिटी में जो मौलिक कर्तव्य हैं अनुच्छेद 14 से लेकर 35 तक, ये सारे के सारे जो मौलिक अधिकार हैं इनको आप याद जरूर करके जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राज़ील की मुद्रा का नाम क्या है? तो ब्राज़ील की मुद्रा का नाम क्या है? तो ब्राज़ील की जो मुद्रा का नाम है तो ये है ब्राज़ीलियाई रियाल, ब्राज़ीलियाई रियाल, ठीक है, रियल नहीं रियाल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर अपने कार्यों के लिए जाने जाते थे? शौनक, नागार्जुन, चरक या सुश्रुत। तो जो गुप्त काल के समय पर थे तो ये थे सुश्रुत, ठीक है। सुश्रुत जो है तो ये चिकित्सा में अपने कार्यों के लिए जाने जाते थे और ये गुप्त काल के समय पर थे। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लाइन, गुड बाय, थैंक यू।